नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू ने बनाया माँ को पागल। जून का महीना चल रहा था। झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। सारिका देवी जी बेहद हवास से अपने कमरे के दरवाजे पे बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वह भी बहुत कम हवा देता था। गर्मी से उनका बहुत ही बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से कमरे से उठती हैं और बाहर आंगन में लगी हुई टंकी के पास आकर बैठ जाती हैं और अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालना शुरू कर देती हैं। हाँ दादी, सेम सेम दादी, सेम सेम दादी बाहर नहा रही हैं। पागल दादी बाथरूम में नहीं नहाती हैं। 6 साल का गोलू और 4 साल की अंजलि ने जब अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंस कर दादी का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर बहू बाहर आई और अपनी सास सारिका देवी जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं है। जहां मन करता है वहीं बैठकर नहा लेती हैं। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं कि बहू, बेटा और बच्चे भी हैं घर में। बुढ़िया खुद तो पागल हो गई हैं, हमें भी पागल करके छोड़ेंगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। इस बुढ़िया का कोई भरोसा नहीं, कहीं तुम्हें ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले जाती हैं। सारिका देवी जी भी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह में जब सारिका जी की पड़ोसन शीला जी सोकर उठी और बाहर आंगन में आई तो सारिका जी को देखकर चौंक गई। वह देखती हैं कि सारिका जी आंगन में बंधे उनके पेट डॉग टाइगर की थाली से खाना उठाकर खा रही हैं। अरे अरे सारिका बहन, यह क्या कर रही हो? यह तो टाइगर का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बना कर दूंगी। शीला जी सारिका का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती हैं और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे बनाती हैं और बड़े प्यार से उनको खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं। सारिका जी ऐसे खाती हैं जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। शीला जी उन्हें ऐसे खाता देखती हैं तो मन ही मन बोलती हैं, हे भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसे बेटे बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। शीला जी सारिका जी को नाश्ता कराकर उनको उनके घर छोड़ती हैं और उनकी बहू सुरभि को उनका ख्याल रखने के लिए बोलती हैं। शीला जी के जाने के बाद बहू सुरभि अपनी सास को धक्का देकर कहती हैं कि इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नजर चुराकर बुढ़िया बाहर भाग जाती हैं। पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाती हैं। पागल बुढ़िया कहीं की। सारिका जी तो बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। वह तो अपनी सुध बुध हार चुकी थी। चाहे उन्हें मारो पीटो, धक्का दो या गालियां दो, वह बेचारी विधवा बुद्धि कुछ नहीं कहती थी। जब स्वस्थ होने पर उनमें जालिम बहू का सामना करने की हिम्मत ना थी तो अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वह बहू को क्या कह सकती थी। सुरभि ने अपनी सास को कमरे में बंद कर दिया और खुद बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब राजू घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी। क्या जी, क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई रोबोट हूँ या कोई मशीन हूँ? मैं घर का भी सारा काम करूँ और आपके दो दो बच्चों को भी संभालूं, उनको स्कूल भेजूं, फिर उनका होमवर्क करवाऊं और आपकी पागल माँ को भी संभालूं। सुरभि गुस्से में एक ही सांस में सब बोले चली जा रही थी। जब बुढ़िया भली चंगी थी तब मुझे बेड से ऊपर उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी।
जब बुढ़िया भली चंगी थी, तब मुझे बेड से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पर जब से यह बुढ़िया पागल हुई है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी है। मैं आपसे कितनी बार कहा है कि अब यह पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की नहीं है। इसके घर में रहने से मेरा काम ही बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देते? मुझे भी चैन की सांस मिलेगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं यह मुझे या मेरे बच्चों को ही नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले राजू कुछ कहता, तभी पड़ोस से एक बच्चा भागते हुए आया और बोला, राजू चाचा, बाहर चलिए, देखिए दादी माँ बाहर क्या कर रही हैं। बच्चे की बात सुनकर राजू और सुरभि दोनों बाहर भागते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाले भैया होते हैं, सारिका जी उसे बेचारे के इस्त्री करे हुए सारे कपड़े सड़क पर बिखेर देती हैं और हंसकर खूब तालियां बजाती रहती हैं। इस्त्री वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे होते हैं। राजू और सुरभि दोनों अपनी माँ को खींचकर अंदर ले जाते हैं और अपनी माँ पर हाथ उठाते उठाते रुक जाते हैं और फिर दांत खींचकर सुरभि से कहता है, सुरभि, तुमने तो इस पागल को कमरे में बंद किया था, तब यह पागल बाहर कैसे निकली? सुरभि बोली, हाँ जी, मैंने तो इसे कमरे में बंद किया था ना जाने कैसे बाहर आई। तुम सही कहती थी, इसकी हरकतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी, इसे तो पागल खाने ही छोड़कर आना पड़ेगा, वरना यह हमें भी पागल कर देगी। अपने साथ साथ सारिका देवी जी कोने में सहमी सी खड़ी रही। राजू कहता है, तुम फिक्र मत करो सुरभि, बस मेरी छुट्टी होने तक का इंतजार करो। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मैं मेंटल असाइलम में जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इसे भर्ती कराकर छुटकारा हासिल करता हूँ। सारिका जी एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में राजकुमारी जैसे ठाट बाट थे उनके। बचपन से उन्हें हर काम सीखने का बड़ा शौक था। बेटी की बुद्धिमता और शौक देखते हुए उनके माता पिता ने भी उन्हें सारे हुनर सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विवाह के लायक होने तक सारिका जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो या भिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाना हो, हर काम बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया करती थी। सारिका जी का विवाह कम उम्र में ही दिनेश प्रसाद जी से कर दिया गया था। वह कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। दिनेश प्रसाद जी अमीर ना सही, परंतु बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर ही सारिका जी के माता पिता उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। दिनेश जी की कमाई से घर खर्च ही मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन सारिका जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी रीना और बेटा राजू को शिक्षा दिलवाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की फूल पत्तियों वाली कढ़ाई करके बेची। कभी मोहल्ले की औरतों के एक से एक बढ़कर डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिलाई किए, तो कभी सर्दियों में तरह तरह के स्वेटर बुनकर बेचे। सारिका जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। सारिका जी एक अच्छी पत्नी और माँ होने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। अपने सास ससुर की भी वह खूब सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से अपने घर को संजो रहे थे। अचानक लीवर के कैंसर ने दिनेश प्रसाद जी को ऐसा घेरा कि फिर बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। काफी इलाज करने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसे।
सारिका जी को ऐसा सदमा लगा कि वह भी बीमार रहने लगी। राजू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप करवाए, परंतु सारे टेस्ट तो नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कोई बीमारी नहीं है, इनका कोई ना कोई ऐसा सदमा है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप माँ जी को खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें और उन्हें खुश रखें। अपने आप जिंदगी की तरफ वो लौट आएंगी। दिनेश प्रसाद जी के गुजर जाने के बाद तो सारिका जी ने और भी मेहनत की थी, परंतु राजू तब तक पढ़ ही रहा था और बेटी शादी के 5 साल बाद कनाडा में सेटल हो गई थी। वहां पर रेनू उसके पति दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए रेनू माँ से बात करने का कम ही समय निकाल पाती थी। फिर सारिका जी को सुनाई भी कुछ ऊंचा देता था, इसलिए रेनू अपने भाई से ही फोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लेती थी। राजू की जिम्मेदारी अभी सारिका जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को किसी तरह संभाला और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई। राजू भी अब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना राजू का विवाह कर एक प्यारी सी बहू घर लाई जाए। बहू के आने से घर में रौनक आ जाएगी, साथ ही साथ में घर के काम में भी मेरा हाथ बटाएगी, तो मैं भी अपने घर के 70 काम संभाल पाऊंगी। लेकिन सारिका जी को क्या पता था कि सुरभि के रूप में वह दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रही है, जो उनको डस कर डकार भी ना लेगी। अभी तो पति की मौत के जख्म भी ना भरे थे, अभी तो दिनेश जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से भी नहीं निकला था। ऊपर से बहू के बर्ताव ने उनको फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। घर की जिम्मेदारी तो सारिका जी ने न जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु सुरभि बात बात पर उनको जो मेंटली टॉर्चर करती थी, वह उनको बर्दाश्त से बाहर थी। सारिका जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर कहती है, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। सारिका जी ने कहा, अभी लाई बहू। सारिका जी जल्दी जल्दी बहू के लिए पानी लेकर जाती हैं, तो बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कहती है, बुढ़िया, इस गिलास में नहीं, नए वाले गिलास में लेकर आओ। सारिका जी दोबारा नए वाले गिलास में पानी ले जाती हैं, तो सुरभि फिर से पानी उड़ेल देती है और बोलती है, बुढ़िया, नॉर्मल पानी नहीं, मुझे चिल्ड पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। सारिका जी बहू के कहे मुताबिक फिर एक गिलास पानी लेकर आती हैं, तो इस बार बहू पानी का गिलास सारिका जी के मुंह पर ही दे मारती हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, वो बुढ़िया पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास ही बोला था। सारिका जी फिर से बहू को आधा गिलास पानी लाकर देती है, तब बहू पानी पीती है। सुरभि इस तरह का बर्ताव किया करती थी सारिका जी के साथ। एक बार सारिका जी सोकर उठी तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला उठी। सुरभि ने उनके लंबे घने बाल काट डाले थे। सारिका जी रोती रोती हलक में आ गई थी। उनकी जुबान, हे भगवान, मेरे इतने लंबे घने बाल काट डाले। रोते रोते उन्हें अपने लहराते बाल याद आ रहे थे। इसी तरह सुरभि ने कई बार अपनी सास को नई नई साड़ियां भी कैंची से कुतर डाली थी, तब भी सारिका जी बहुत रोई थी। सुरभि जानबूझकर कभी सारिका जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, तो कभी उनके बाथरूम को लॉक कर देती। सारिका जी बाथरूम में तो चिल्लाती, तब काफी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती थी, तब वह बाथरूम से बाहर निकलती। राजू तो सुरभि के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी यातनाओं और पीड़ाओं को भूल चुका था जो उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उसके खातिर सही थी। और सुरभि की हरकतों की वजह से सारिका जी की दिमागी हालत प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने तो दिनेश जी की मौत के वक्त ही कह दिया था कि सारिका जी को
इस तरह की टेंशन से दूर रखा जाए। लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ तो सुरभि के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। रेनू अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद वह अपनी माँ को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफी दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अपनी माँ के लिए अनेक उपहार खरीदे। जब भी वक्त मिलता है उनकी पैकिंग में लग जाती हैं। वह अरे अरे, मैं तो यह भूल ही गई। मेरा दिमाग भी न जाने कैसा हो गया है। रेनू जल्दी जल्दी में पैकिंग करते हुए बोली। हाँ रेनू, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा, जो एक बार में ही सब याद रह जाता था। देखा तुमने, यह भी नहीं रखा। रेनू के पति आनंद ने उसे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट पकड़ाते हुए कहा। हाँ मम्मी, देखो यह भी रह गया। रेनू के बेटे गोलू ने अपनी नानी की रिंग देते हुए कहा। अरे हाँ हाँ, यह तो भूल ही गई थी। अच्छा सुनो जी, हमारी सब पैकिंग रेडी है। आप फिर भी एक बार घर में नजर मार लेना, कुछ रहा तो नहीं है। ठीक है रेनू, मैं देख लूंगा। इस तरह उनके यहाँ इंडिया आने की पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। फिर अगले दिन में इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रहे थे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। एयरपोर्ट से घर आने तक रेनू को सफर के दौरान एक औरत और मिल गई थी, जिसे रेनू ने सब बातें बताई कि वह 3 साल बाद इंडिया अपने देश अपने घर आ रही हैं और अपनी माँ की सारी बातें सारे हुनर बता डाले। आंटी जी, मेरी माँ ऑलराउंडर है। मुझे गर्व है अपनी माँ पर। कोई काम ऐसा नहीं जो उन्हें ना आता हो। हर काम में परफेक्ट है मेरी मम्मी। रेनू ने बड़ा इतराते हुए कहा। हाँ बेटी, होगी ही। तुम्हारी माँ बहुत हुनर वाली। पहले की औरतें तो खूब माहिर होती थी, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है। यह तो तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ही पता चल चुका है। रेनू अपनी माँ की तारीफ सुन गदगद हो उठी। बातों बातों में सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अब आंटी जी को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आंटी जी कभी घर आना माँ से मिलने। हाँ बेटा, कभी मौका लगा तो जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, चलती हूँ। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूरी पर ही था। रेनू की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही घर के बाहर पहुंची तो देखती है घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हैं। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख रेनू घबरा गई। वह गाड़ी से उतरी, आगे बढ़ी तो लोगों में खूब बातें चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो उसे पता नहीं चल पाया। बस लोग आपस में खुसर फुसर में लगे हुए थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे से आनंद और गोलू आए तो उसके भी होश उड़ गए। देखते हैं कि माँ को जंजीरों से बंधा हुआ है। बिखरे बाल, बड़े नाखून, सूखे होंठ, काली त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल। उसकी माँ सर झुकाए जंजीरों से बंधी पड़ी थी। रेणु की आंखों के आगे माँ की तस्वीर उभरने लगी। उसकी माँ, वही माँ जिसने उसे विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम चुटकी बजाए कर लिया करती थी। वही माँ जिसने हमें परवरिश दी। यह सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास बैठ गई और सबसे पहले अपनी माँ को जंजीरों की जकड़ से आजाद किया। फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ, मैं हूँ रेनू, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी। माँ ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो पागल हो जाए तब भी अपनी औलाद को नहीं भूलती। उन्होंने बहुत गौर से रेनू को देखा तो बोली, रेनू, मेरी रेनू है क्या? हाँ माँ, आपकी रेनू हूँ। इतना सुन माँ विलाप करके रोने लगी।
रेनू ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ सुरभि कड़ी नजरों से देख रही थी। आनंद और गोलू भी माँ के पास आकर बैठ गए थे। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। 3 साल बाद माँ बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे। फिर रेनू ने अपनी भाभी सुरभि से पूछा, भाभी यह सब क्या है और यह सब कैसे हुआ? माँ तो भली चंगी थी, तो माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? और माँ को ये किस हाल में रखा हुआ है? रेनू ने कई सवाल एक साथ किए। रेनू के सवालों से सुरभि के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। रेनू भी अपनी माँ की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया। वह खड़ी हुई और भाभी के पास आई। उसने फिर यही सवाल दोहराया तो सुरभि सकपका गई। वो बोली कि माँ जी पागल हो गई है, इसलिए ऐसे बांधा हुआ है, सबको परेशान करती है। इतना सुनते ही रेनू ने खींचकर सुरभि को एक तमाचा मारा। सुरभि चीख उठी, मुझे क्यों मार रही हो तुम? तुम्हारी माँ ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है। पागल खाने जाएगी तुम्हारी माँ। रेनू ने अपनी पेट से चप्पल निकालकर सुरभि को दे मारा। सुरभि चिल्लाती हुई अपने कमरे में जा घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां रेनू का भाई राजू भी आ गया। रेनू को देख घबरा उठा। रेनू ने राजू से भी वही सवाल किया। वह भी यही जवाब देने लगा। रेनू ने एक तमाचा खींचकर राजू को जड़ दिया। वह गाल पर हाथ रख एक तरफ खड़ा हो गया। कहने लगा, हम क्या करें जब माँ पागल हो गई है तो परेशान करती हैं। अब पागल खाने ही तो भेजना पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, यह तो पागल खाने ही जाएगी। पागल खाने माँ नहीं, तुम लोग जाओगे। तुम्हारे ऊपर मेंटल हरेसमेंट का केस करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। मेरी माँ की क्या हालत बना डाली तुम पापी लोगों ने। एक माँ तक संभाली नहीं गई तुमसे। अब देखना तुम क्या करती हूं मैं। इतना बोलकर रेनू अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले गई। आनंद ने खाना ऑर्डर कर दिया। रेनू ने अपनी माँ के बालों को तेल लगाकर मालिश की। उनके लिए जो कपड़े लाई थी वह निकाले और अपनी माँ को नहलाकर कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ गया। अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गए। बाल बांधे और पहले की तरह दिखने वाली अपनी माँ को तैयार कर डाला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पड़ोसन भी आ गई। पति और बच्चों संग रेनू को देख बहुत खुश हुई और जब सारिका जी पर नजर पड़ी तो देखती रह गई। उसके बलाए लेना शुरू कर दिया। कितनी सुंदर दिख रही थी, जैसे पहले कभी दिखती थी। आज बेटी के आने से सारिका सारिका सी लग रही है। नहीं तो इसे देख मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन आंटी जी, माँ के साथ हुआ क्या है? उन्होंने माँ के साथ क्या किया है जो माँ को पागल कर दिया? रेनू ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा, क्या बताऊं, जब से सुरभि इस घर में आई है, इस घर को नर्क बना डाला है। सारिका ने इस घर को स्वर्ग बना रखा था। इस डायन ने घर को बर्बाद कर डाला। सारिका को पागल करके यह सारिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इससे ही सारे घर का काम कराती और पति के आगे दिखाती, मैं सब काम करती हूँ। और तो और इसे आते जाते चिढ़ाती थी। इसको झाड़ू लगाने पर छिलके गिरा देती थी। दरवाजा बार बार खोल बंद करके चू चू की आवाज करती थी। ऐसी हरकतें करती थी जिससे इनकी दिमाग पर असर पड़ गया। यह बातें सुनकर रेनू के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल हरेसमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफी मांगी, लेकिन रेनू ने माफ नहीं किया और उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। रेनू अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और वहां अच्छे मेंटल हॉस्पिटल से उनका इलाज कराया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में काफी सुधार आने लगा था। वे अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी थी और फिर एक दिन बिल्कुल सही पहले की तरह भली चंगी हो गई। रेनू अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करती थी और आनंद और गोलू भी उसकी सेवा में आगे पीछे घूमते रहते थे। उनके इस प्यार और देखभाल मान सम्मान से सारिका देवी जल्दी ही ठीक हो गई और बेटी दामाद और नानी के साथ सुखमय जीवन का आनंद लेने लगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक